लॉ वाला चैनल एंड स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जूरिस्प्रूडेंस। मैं आकृति सेठ यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ जूरिस्प्रूडेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस। जो लॉ जो होता है कोडिफाइड नहीं होता है जब, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ें, कैसे इसको क्रैक करें, और कभी कभी बोरिंग भी लगने लग जाता है। बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है एंड बहुत बोरिंग हो जाता है। तो करेक्ट अप्रोच क्या है इसको पढ़ने की, वो ये है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखें कौन से स्कूल्स हैं, कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने कुछ कुछ बातें बोली, कौन सी बुक्स लिखी, एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हम पेपर सेटर्स का एग्जाम का जो माइंडसेट होता है वो समझ पाते हैं एंड वो हमें हेल्प करता है क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। तो जब बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो हम देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है दैट इज अ लैटिन वर्ड एंड इट हैज बीन made out of two words. So jurisprudentia is made out of two words. What is it? Legal and knowledge. So basically jurisprudence का क्या मतलब हो गया? Legal knowledge. Okay. Jurisprudence is that science which gives us the knowledge about law. जो हम law पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, वो कौन बताता है हमें? जूरिस्प्रूडेंस। अब बात करते हैं कुछ स्कूल्स की। जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया, कौन से स्कूल्स हैं, कौन से जो हमारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने क्या क्या बातें करी हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्कूल्स हैं। एक स्कूल होता है एनालिटिकल, इसको वन बोलते हैं। एक मिनट में अपने पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, काफी हाँ, वन, दिस इज बेटर। सेकेंड होता है फिलोसफिकल स्कूल, थर्ड होता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, देन आपका होता है नेचुरल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल। इसके नीचे नीचे जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जेरी बेंथम ने इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन थ्योरी दी, केल्सन ने प्योर थ्योरी दी, ऑस्टिन की कमांड थ्योरी होती है, फिलोसफिकल स्कूल में कैंट, पीछे हीगल, शिलिंग। सोशियोलॉजिकल स्कूल की जब बात करें तो ऑगस्ट कॉम्टे, हियरिंग, डगेट, रॉस्को पाउंड। रियलिस्ट स्कूल की जब बात करें तो ये सारे होम्स, मैक्स, वेबर, ये सब हैं जो जूरिस्ट हैं इसमें। जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो ह्यूगो बुर्के, सैविग्नी, पुचता, हेनरी मेन, ये सारे लोग हैं, ये सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने इसमें थ्योरीज दी हैं। और जब हम नेचुरल स्कूल की बात करते हैं तो ग्रीक्स, एंशिएंट रोमन, डार्क एजेस, मिडीवियल, रिफॉर्मिस्ट, मॉडर्न, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। ये बहुत वास्ट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि ये बहुत बोरिंग भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट अपने आप से याद होते चलते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एंड स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जब हम बात करते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी की, तो नेचुरल लॉ थ्योरी क्या कहता है? इट इज इटर्नल एंड इट इज अनचेंजेबल, ये बदली नहीं जा सकती। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी की तो हमने क्या देखा कि नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो इटर्नल है एंड वो अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं हो सकती। मैन डज नॉट मेक नेचुरल लॉ, ही ओनली डिस्कवर्स इट। लॉ अपने आप में है, नेचुरल लॉ थ्योरी ने ये बोला कि लॉ अपने आप में है एंड मैन लॉ को नहीं बनाता, मैन लॉ को सिर्फ डिस्कवर करता है। नेचुरल लॉ इज अ लॉ व्हिच डज नॉट हैव लेजिस्लेशन बैकिंग, लेजिस्लेशन बैकिंग नहीं है, लॉ खुद से एग्जिस्ट करता था और मैन ने क्या किया, मैन ने उसको डिस्कवर करना शुरू किया। तो नेचुरल लॉ इज आल्सो नोन एज अ डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ गॉड। सो नेचुरल लॉ इज आल्सो नोन एज डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ गॉड। इसके ऊपर से कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिटिकल पॉजिटिव स्कूल। जो एनालिटिकल पॉजिटिव स्कूल है इसमें कौन से जूरिस्ट थे? जॉन ऑस्टिन, जेरमी बेंथम, ये सारे इसमें जूरिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला एंड इनके बाद कौन से जूरिस्ट ऐड हुए? हार्ट, जोसेफ रायज, ये सब लोग इस स्कूल में ऐड हुए। इनका क्या था? मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड, सैलमन एंड हार्ट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बेंथम साहब कौन से स्कूल के थे, ऑस्टिन साहब कौन से स्कूल के थे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा जूरिस्ट कौन से स्कूल का था। ऑस्टिन जी ने दी कमांड एंड सॉवरेनिटी थ्योरी। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ऑस्टिन ने दी कमांड एंड सॉवरेनिटी थ्योरी। ये बहुत बार क्वेश्चन हमारा
पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। सो आई विल मार्क इट एज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीगल पॉजिटिविज्म क्या होता है। लीगल पॉजिटिविज्म को किसने प्रपोज किया? थॉमस होब्स ने प्रपोज किया एंड बेंथम ने प्रपोज किया। और इन्होंने किससे कोरिलेट किया इसको? सॉवरेनिटी एंड यूनिटी से इन्होंने इसको कोरिलेट किया। होब्स ने कहा positive laws are those which have not been from eternity but have been made laws by the will of those who have had sovereign power over others। जिनके पास sovereign power थी over others, उन्होंने बनाए हैं ये positive laws, ये बोला होब्स ने। बेंथम ने बोला nature has placed mankind under the governance of two sovereign matters, pain and pleasure। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेन एंड प्लेजर थ्योरी किसने दी? तो बेंथम ने दी। Also, he also gave the principle of utility. He also gave the principle of utility. तो ये हैं हमारे बेंथम साहब और ये हैं हमारे होब्स साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिविस्ट टेंड टू व्यू एंड अंडरस्टैंड लॉ एज इट इज मेड। जिस तरीके से लॉ बना हुआ था उन्होंने उसी को उस तरीके से समझना शुरू कर दिया। They accepted without going into the question of justness or unjustness, goodness or badness। तो जिस तरीके से लॉ एग्जिस्ट करता था, पॉजिटिव्स ने उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया एंड दे डिड नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ जस्ट, अनजस्ट, गुड और बैड। Positivists concentrated on what law is, on what law is। Possessed mean position। Law is treated as an imperative or command emanating from the state। उन्होंने क्या बोला? जिनके पास सुपीरियर थे, जिनके पास सॉवरेन थे, जिनके पास पावर थी, वहां से वो फ्लो करता है। लॉ को ऐसा ट्रीट किया गया कि वो इम्पेरेटिव है, कमांड एमेनेटिंग है फ्रॉम स्टेट। दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज इम्पेरेटिव स्कूल या फिर असर्टिव स्कूल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पीटी में पूछा गया है, सो बी वेरी अलर्ट। द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पॉजिटिविज्म इज जॉन ऑस्टिन। He gave the theory of jurisprudence and इनके इस थ्योरी को 6 लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया गया। इसको क्या कहते हैं? The province of jurisprudence determined। The province of jurisprudence determined। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला लॉ को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉ, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। सो जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है, जनरल कमांड होती है। दीज लॉज फिट इनटू द ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने ये बोला कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड या फिर जो जनरल कमांड होती है वो ऑस्टिन की डेफिनेशन के अंदर फिट करते हैं। ये कौन से लॉज होते हैं? लॉ बाय द गॉड, डिवाइन लॉ, या फिर लॉ बाय ह्यूमंस व्हिच इज सेड बाय मेन फॉर मेन। दूसरे टाइप के लॉज होते हैं लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ये कहाँ पे आते हैं? लॉ बाय मेटाफर, ऑल लॉज ऑफ नेचर जैसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर लॉ बाय एनालॉजी, लॉ ऑफ फैशन एंड पब्लिक ओपिनियन जैसे इंटरनेशनल लॉ, कस्टम्स लॉ, ट्रेडिशन, पॉजिटिव मोरालिटी, ठीक है। अब जब बात करते हैं लॉ बाय ह्यूमंस, इन्होंने इसको भी दो में डिवाइड किया, लॉ बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू पॉलिटिकल इंफीरियर्स, जिसको इन्होंने कहा पॉजिटिव लॉ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और लॉ बाय सुपीरियर्स टू inferiors but superiors are not political superiors, तो positive morality। जहां पे law by political superiors to political inferiors आ गया तो वो positive law हुआ। but जब law by superiors to inferior हुआ but वो politics से related नहीं है तो वो positive morality आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑस्टिन ने दी कमांड थ्योरी ऑफ ऑस्टिन। ये बहुत बार क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि कमांड थ्योरी किसने दी है, तो कमांड थ्योरी दी है ऑस्टिन ने। ओके, अब कमांड थ्योरी क्या बोलती है? व्हाट इज अ कमांड? कमांड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विश। इफ आई से प्लीज डू दिस, दिस इज अ कमांड। ओके, इट इज अ डिजायर ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। या तो मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ कमांड टू डू समथिंग। और आई एम सेइंग डू नॉट वॉच टीवी, दिस इज अ कमांड नॉट टू डू समथिंग, violation of which will be followed by consequences of the person directed। अगर आपने ये चीज नहीं की तो इसका नॉन कंप्लायंस क्या करेगा? सैंक्शन अट्रैक्ट करेगा। तो विश क्या कह रहा है? विश कह रहा है टू डू समथिंग या फिर नॉट टू डू समथिंग। अगर आपने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो दिस विल अट्रैक्ट सैंक्शन, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एक चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि कमांड जो इन्होंने बोला, ऑस्टिन ने बोला कमांड, उन्होंने बोला कि ऑस्टिन प्रोपोगेटेड दैट लॉ इज कमांड व्हिच इंपोजेस अ ड्यूटी। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने बोला कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन।
कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन, इसको इन्होंने CDS थ्योरी भी हम बोलते हैं। सो फेलियर टू विच फुलफिल द ड्यूटी अट्रैक्ट सैंक्शन। अगर आप किसी भी कमांड को नहीं मानेंगे, वो क्या अट्रैक्ट करेगा, वो सैंक्शन को अट्रैक्ट करेगा और वो होगी पनिशमेंट। लॉ हैज 3 मेन फीचर्स। क्या 3 फीचर्स हैं एज पर ऑस्टिन? एक कि ये कमांड है, दूसरा कमांड कौन देगा, सॉवरेन अथॉरिटी देगा, और अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करोगे तो सैंक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, आईपीसी हमें रूल्स देता है, कमांड्स देता है, और वो किसने पास किया है, वो पास किया है पार्लियामेंट ने। सॉवरेन अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। और अगर आप आईपीसी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हो, देन यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। दिस मॉडल इज कॉल्ड CDS मॉडल एंड ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी क्या होता है, जो बंदा आपसे सुपीरियर है, जिसकी आपके ऊपर पावर है। लॉ एंड अदर कमांड्स आर सेट टू प्रोसीड फ्रॉम सुपीरियर। तो लॉ हम कहां से कहते हैं, लॉ ऊपर से नीचे आ रहा है, सुपीरियर से इंफीरियर पे आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, सुपीरियोरिटी इज माइट, दैट इज पावर, पावर ऑफ अफेक्टिंग अदर्स evil or pain through fear of evil, inflicting evil to fashion their conduct according to their wishes. Okay, सुपीरियोरिटी दो काइंड की हो सकती है, एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या हुई, जैसे कि गॉड फियरिंग मैन था तो उसने बोला एब्सोल्यूट सुपीरियोरिटी हो गई हमारे भगवान को, और रिलेटिव सुपीरियोरिटी किसको हो गई, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कोई आपका बॉस है, कोई आपका सुपीरियर है, तो वो हो गई रिलेटिव सुपीरियोरिटी। ऑस्टिन सेज कमांड एंड सुपीरियोरिटी आर कोरिलेटेड। सो कमांड किससे आती है, कमांड आती है हमारे सुपीरियर से, तो दीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अब बात करती हैं बेंथम साहब की। बेंथम साहब को कहते हैं फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, ही टॉक्ड अबाउट द यूटिलिटी ऑफ गवर्निंग रूल। ही पार्टीशन्ड जूरिस्प्रूडेंस इनटू सेंसोरियल एंड एक्सपोजोर। ये एक चीज बहुत देखने वाली जरूरत है, ये बहुत बार पीटी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। The former handles the law as it is, while the latter handles the law ought to be. तो एक तो law as it is और एक law ought to be, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पीटी में हमारे से पूछे जाते हैं। ये किसने दिया, ये बेंथम ने दिया। ओके, अब बात करते हैं हॉलैंड की। हॉलैंड ने किसके फुटस्टेप्स को फॉलो किया, ऑस्टिन को। उनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, ही वेरीज फ्रॉम ऑस्टिन एज टू हाउ द वर्ड पॉजिटिव लॉ इज इंटरप्रेटेड। पॉजिटिव लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, इस चीज पे उन्होंने ऑस्टिन से थोड़ा सा वेरिएशन रखा। उन्होंने बोला कि ऑल लॉज आर नॉट सॉवरेन कमांड, इंस्टेड ही डिस्क्राइब लॉ एज रूल्स ऑफ इंटरनल ह्यूमन एक्शन। उन्होंने बोला लॉ क्या है, रूल्स ऑफ इंटरनल ह्यूमन एक्शन, जो कि इन्फोर्स किए जा सकते हैं बाय सॉवरेन पॉलिटिकल पावर। लॉ क्या है, ह्यूमन एक्शन है, और वो कौन इन्फोर्स करेगा, सॉवरेन पॉलिटिकल पावर इन्फोर्स करेगी लॉ को। और ये किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। ठीक है, अब बात करते हैं सालमन साहब की। सालमन साहब ने कहा he deals with law as it is, but law to Salmon is to be well defined, not in relation to sovereign but in terms of courts. उन्होंने लॉ को सॉवरेन या सुपीरियर के हिसाब से नहीं बोला, उन्होंने बोला कोर्ट के हिसाब से। उन्होंने बोला कि लॉ कहां से ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोर्ट ओनली, एज पर सैलमन साहब। हार्ट की बात जब करें, LA हार्ट, इन्होंने क्या बोला कि जो लॉ है वो सिस्टम है ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रूल्स, the union of which provides the key to the science of jurisprudence. इनके हिसाब से वो रूल्स कौन से थे, प्राइमरी रूल्स या फिर सेकेंडरी रूल्स। अनदर क्वेश्चन फॉर पीटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स किसने दिए, हार्ट ने दिए। ओके, हार्ट स्टेटेड दैट प्राइमरी रूल्स आर द ड्यूटी इंपोजिंग व्हाइल सेकेंडरी रूल्स कन्फर पावर। सो प्राइमरी रूल्स क्या है, ड्यूटी है, और सेकेंडरी रूल्स क्या है, पावर है। ओके, ये बात हार्ट ने बोली। केल्सन ने दी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी, और ये क्वेश्चन हमारा पीटी में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो इस थ्योरी का एम क्या था, इस थ्योरी का एम क्या था, मोटिव क्या था, मकसद क्या था, टू रिड्यूस chaos and multiplicity and to bring unity. It is the knowledge of what law is and not what the law ought to be. Okay, so what law is the knowledge, जो चीज केल्सन की थ्योरी ने बताई, और उन्होंने बोला what law ought to be के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। Law is a normative, not a natural science. Legal theory is a theory of norms. It is not concerned with effectiveness of legal order. Okay, the theory of Kelsen is basically about the concept of norms. ठीक है, तो इन्होंने बात करी कि theory of
केल्सन जो भी है दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स। ओके, तो नॉर्म्स के बारे में कौन बात करता है? केल्सन साहब। ओके, हिस्टोरिकल स्कूल की अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि जो लॉ है वो ह्यूमन मेड है। हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिकल स्कूल ने बोला कि ह्यूमन मेड लॉ है, और लॉ किसके फ्रेमवर्क से है? इंडिविजुअल के फ्रेमवर्क से आया है, और लोगों की रिक्वायरमेंट से इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, ह्यूमन बीइंग्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिज्म इज कमिंग इनटू द पिक्चर। हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, और डायनामिज्म के कारण क्या हो रहा है? हमारा जो लॉ है वो भी इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहा है वैसे उसकी प्रॉब्लम ग्रो कर रही है। तो लॉ इज डायनामिक, एंड एज पर हिस्टोरिकल स्कूल जो भी हमारा लॉ है वो ह्यूमन मेड है, उनकी प्रॉब्लम से वो इवॉल्व हो रहा है। उनके हिसाब से, हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से, इसको क्या कहा जाता है? जूरिस्प्रूडेंस कॉन्टिनेंटल स्कूल। और हैबिट्स एंड कस्टम्स ह्यूमन बीइंग्स की आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। ओके, तो लोगों की हैबिट्स, लोगों के कस्टम्स जो वो फॉलो करते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है एज पर द हिस्टोरिकल स्कूल। इसमें मॉन्टेस्क्यू थे जिन्होंने फाउंडेशन लेकर ही फॉर द हिस्टोरिकल स्कूल, इन्होंने बोला कि लॉ किस पे डिपेंड करता है? सोशल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस जो भी प्रिवेल करती हैं हमारी सोसाइटी में। He believed that law had to alter according to society's evolving requirements। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स ग्रो कर रहे हैं वैसे हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, वैसे प्रॉब्लम्स ग्रो कर रही हैं। सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, डायनामिज्म को अडेप्ट करना जरूरी है, और जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स इवॉल्व हो रही हैं, ऑल्टर हो रही हैं, उसी के हिसाब से हमारा लॉ भी ऑल्टर हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सैविग्नी की। सैविग्नी को हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर बोला जाता है। He asserted that the legal system's consistent nature is generally due to the lack of understanding of history and origin। जो भी लीगल सिस्टम को समझने में प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है? क्योंकि we do not understand what is the history and origin of law। सैविग्नी के हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल टू बोरो लॉ फ्रॉम आउटसाइड, जबकि लॉ कहाँ से? हमारे अपनी कॉन्शियसनेस से बन रहा है, हमारे अपने नेशनल कैरेक्टर से बन रहा है। तो इनके हिसाब से मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या था? कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। अनदर क्वेश्चन फॉर योर पीटी। Volksgeist means national character. According to Savigny's Volksgeist, the law is the product of people's general consciousness। तो इन्होंने बोला लोगों की कॉन्शियसनेस से हमारा लॉ बन रहा है, और लॉ उसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं हेनरी मेन की। हेनरी मेन को भी फाउंडर बोला जाता है इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ का। इन्होंने क्या बोला? द वर्ड लॉ हैज कम डाउन टू अस इन क्लोज एसोसिएशन विद टू नोशंस। क्या नोशन है? नोशन ऑफ ऑर्डर एंड नोशन ऑफ फोर्स। अनदर क्वेश्चन फॉर योर पीटी। नोशन ऑफ ऑर्डर और नोशन ऑफ फोर्स किसने दिया? हेनरी मेन ने। अब बात करते हैं पूछता की। पूछता was a German jurist. He was a disciple of Savigny and a great jurist of historical school of jurisprudence। इन्होंने क्या बोला? इनके आइडियाज थे लॉजिकल और improved than Savigny's ideas। He traced the development and evolution of law from the very beginning। स्टार्टिंग से इन्होंने जो लॉ है उसकी डेवलपमेंट को और उसके एवोल्यूशन को देखना शुरू किया। Main concept of Puchta's ideas was that neither the people nor the state alone can make law and formulate law। तो basically ना तो स्टेट अपने आप में, ना तो लोग अपने आप में अकेले अकेले लॉ नहीं बना सकते, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। स्टेट को और इंडिविजुअल्स को जब मिलाएंगे तभी लॉ बनेगा, एंड दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ लॉ एज पर पूछता। अब बात करते हैं फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ की। फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद व्हाट द एक्चुअल लॉ ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज। इन्होंने बोला दैट द जूरिस्ट ऑफ फिलोसफिकल स्कूल हैव ऑलवेज कंसीडर्ड लॉ एज एन एब्स्ट्रैक्शन। लॉ एज एन एब्स्ट्रैक्शन किसने समझा? फिलोसफिकल स्कूल ने, बिकॉज ये फिलोसफी की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एब्स्ट्रैक्शन की बात करनी है। ह्यूगो ग्रोटिस इनके एक जूरिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला? He removed the natural law from the jurisdiction of moral theologians and made it the business of lawyers and philosophers. By asserting their very nature, natural laws were authoritative in themselves with or without faith in God। ठीक है, इन्होंने बोला
फेथ इन गॉड हो या ना हो, जो नेचुरल लॉज हैं वो खुद में अथॉरिटेटिव हैं, एंड इसके लिए जो आप कहोगे कि नेचुरल लॉ का जो थियोलॉजियंस का जो मोरालिटीज थी, उनका होना या ना होना एक ही बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं जीन जैक्यूज रूस की। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला दैट गुड गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स मोस्ट बेसिक गोल द लिबर्टी ऑफ ऑल इट्स पीपल। इन स्पेसिफिक इन्होंने बोला social agreement is rouses effort to imagine the type of government that best affirms all its citizens believe individuals liberty with certain limitation inherent in its complicated contemporary civil society। So इन्होंने बोला कि basically जो राउजेस साहब है वो ये बोल रहे हैं कि effort होना चाहिए to imagine the type of government which affirms all the citizens decisions regarding individual liberty with certain limitations like inherent जो होती हैं contemporary civil society के related जो होती हैं उनके बारे में इन्होंने बात करी। अब बात करते हैं इमैनुअल कांट साहब की। इमैनुअल कांट साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला एथिक्स रिलेट्स टू मैन स्पॉन्टेनियस एक्ट्स। जो भी एक ह्यूमन बीइंग स्पॉन्टेनियस एक्ट्स करता है while dealing with law, while dealing with different situations, while law deals with all those acts to which a man be compelled. Kant states that law regulates man's external conduct. जो भी एक ह्यूमन बीइंग एक्सटर्नली कंडक्ट करता है उसको कौन रेगुलेट करता है? लॉ। As per him, law is the total of conditions under which the personal wishes of man be reconciled with the personal wishes of another man following a general law of freedom. So basically, जब दो लोग हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, उनकी अपनी अपनी विशेस हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होना, टिफ क्रिएट होना भी नेचुरल है। तो इन्होंने बोला कि लॉ जो है वो इन सारी पर्सनल विशेस ऑफ डिफरेंट पीपल को रिकंसाइल करता है, और किस बारे में बात करता है? जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम की। सोशियोलॉजिकल स्कूल की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि वर्ड सोशियोलॉजी को इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया, और इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी क्या होता है? पॉजिटिव सोशल फैक्ट्स साइंस के रिलेटेड। इन्होंने बोला कि सोसाइटी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, एंड व्हेन इट इज गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इट कुड एडवांस। सोशियोलॉजिकल स्कूल्स कॉन्सेप्ट इज टू डेमोन्स्ट्रेट अ लॉ सोसाइटी का रिलेशनशिप। एक लॉ और सोसाइटी का रिलेशनशिप कौन बताता है? सोशियोलॉजिकल स्कूल। This school put more emphasis on the legal view of every issue and diversity that occurs in the society। जो भी issues, जो भी diversity के कारण issues crop up होते हैं, उन सब के बारे में किसने बात करी? Sociological school ने। Law is a social phenomenon and there is the main or indirect relationship between the law and society। ये इन्होंने बात करी। अब बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? स्पिरिट ऑफ लॉज इन्होंने बुक लिखी। ये एक क्वेश्चन है जो पीटी में बहुत बार पूछा गया है। He was of the view that social condition of society somehow influences the legal process. He also acknowledged the significance of history as a means of understanding society's composition। इन्होंने बोला कि हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे क्या होता है? आप सोसाइटी के कॉम्पोजिशन को समझ पाते हैं, एंड क्या क्लैरिफाई कर पाते हैं? एंड क्लैरिफाइड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग society's history before formulating law for that particular society। जब भी किसी सोसाइटी के लिए आपको लॉ को फॉर्मुलेट करना है, आपको क्या पढ़ना जरूरी है? उसकी हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, एंड ओनली आफ्टर एनालाइजिंग द हिस्ट्री यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट लॉ फॉर दैट। ओके, अब बात करते हैं रॉस्को पाउंड की। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? सोशल इंजीनियरिंग की, जहां पे इन्होंने लॉयर्स को किससे कंपेयर किया? इंजीनियर्स से। अनदर क्वेश्चन फॉर योर पीटी स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा गया है। According to Pound, law is a social engineering, which means a balance between competing interests in the society. Okay? अब बात करते हैं डगिट की। डगिट ने क्या किया? He was greatly influenced by Auguste Comte and Durkheim. He gave the theory of social solidarity. Another question for your PT. जिसने क्या explain किया? Social cooperation between individuals for the need and existence. Social solidarity reflects society's power, cohesiveness, collective awareness and viability. Okay? अब हम आ गए हैं आपके क्वेश्चंस में, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का, बिकॉज हमारा एम है यहाँ पे एट लॉ वाला टू गिव यू 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन। तो अब बात करते हैं कि किसने, which one of the following is not the theory of corporate personality। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की कौन सी थ्योरी नहीं है? फिक्शन थ्योरी, ब्रिकेट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी या विल थ्योरी?
स्टूडेंट्स, विल थ्योरी है जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेट नहीं करती है, बाकी तीनों कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेट करती हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, which one of the following jurists emphasize that we cannot understand the thing unless we know what it does? जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि वो चीज क्या करती है, हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। किसने बोला? रॉस्को पाउंड, सैलमन, ऑस्टिन या फिर केल्सन? रॉस्को पाउंड ने ये बात बोली कि जब तक हम समझ नहीं सकेंगे उस चीज को कि वो क्या करती है, हम उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये किसने बोला है? डॉगिट ने, एहरिंग ने, ग्लर्की ने या सैलमन ने? ये बात किसने बोली है कि कोई भी एक आदमी है, उसके पास क्या राइट है, क्या पोजेस करने का राइट है? टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये बात बोली है डॉगिट ने, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करें, jurisprudence is the knowledge of things human and divine. The science of this statement is of Keaton, Savigny, Ulpain या फिर ऑस्टिन? किसने ये बात बोली है कि jurisprudence is the knowledge of things human and divine? तो ध्यान रखिए, jurisprudence is the knowledge of things human being and divine, ये तीनों किसने बोला है? उल्पेन ने बोली है ये बात। सो हमारा आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, which one of the following has divided justice in two parts, distributive justice and corrective justice? Dabin, Aristotle, Plato, Aquinas? किसने बोला है कि जस्टिस को हम डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस ने? तो इसका आंसर होगा, एरिस्टोटल ने बोला है कि हम जस्टिस को डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस में। ओके, सो हमारा आंसर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, ओनरशिप इज अ प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लीनरी कंट्रोल किसको कहते हैं? ओनरशिप को। ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑस्टिन ने, हॉलैंड ने, पाउंड ने या केल्सन ने? इस चीज की डेफिनेशन दी है हॉलैंड ने कि ओनरशिप इज द प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ jurisprudence as expositoral jurisprudence and sensorial jurisprudence? ये किसने बोला है, किसने इसको कैटेगराइज किया है? हॉलैंड ने, बेंथम ने, केल्सन ने या पैटन ने? किसने किया है? बेंथम ने। जर्मी बेंथम ने बोला है कि जो jurisprudence है उसको हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? एक्सपोस्टोरियल और सेंसोरियल jurisprudence में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। Who described jurisprudence as lawyer's extroversion? लॉयर का एक्सट्रोवर्जन किसने बोला है कि jurisprudence को हम लॉयर का एक्सट्रोवर्जन बोलेंगे? सैविग्नी ने, सैलमन ने, जूलियस स्टोन ने या बकलिंड ने? एनी ऑप्शंस, एनी गेसेस? जूलियस स्टोन ने बोला है कि jurisprudence will be a lawyer's extroversion. Okay, so answer number C will be the correct answer. About the positive approach of law, who said this is a confluence of command, sanction and sovereignty? ये CDS मॉड्यूल किसने दिया था स्टूडेंट्स? ये हमने अभी पढ़ा था। CDS मॉडल किसने दिया था? हार्ट ने, हॉलैंड ने, ऑस्टिन ने या फिर केल्सन ने? किसने दिया था? केल्सन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन। ऑस्टिन ने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि कमांड, सैंक्शन एंड सॉवरेनिटी इज द CDS मॉडल। ओके, फिक्शन थ्योरी अगर हम बात करें, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। फिक्शन थ्योरी किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? ओनरशिप से, लायबिलिटी से, जस्टिस से या लीगल पर्सनालिटी से? जब हम बात करते हैं कि कोई भी फिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो भी आप फॉर एग्जांपल फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक लीगल पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, which theory is not connected to the concept of property?
प्रॉपर्टी से कौन सी थ्योरी कनेक्टेड नहीं है? नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ, लेबर थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी या रियलिस्ट थ्योरी? कौन सी वाली थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी से डील नहीं करती है? रियलिस्ट थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी से डील नहीं करती है। बाकी ये तीनों थ्योरीज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी से डील करती हैं। ओके, सो एक पार्ट आपको ये भी समझ आता है कौन सी थ्योरीज हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी से डील करती हैं। ओके, अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो इन द डार्क एज नेचुरल लॉ वाज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन बाय। डार्क एज में नेचुरल लॉ को न्यू इंटरप्रिटेशन किसने दी थी? सेंट ऑगस्टीन ने, एक्विनिस ने, पॉल ने या यूपिलियन ने? किसने दी थी? थॉमस एक्विन्स ने डार्क एज में लॉ को एक न्यू इंटरप्रिटेशन दी थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। Who has rejected the concept of right as immoral and against the interest of society? किसने ये बात रिजेक्ट करी है कि जो राइट होता है इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी होता है? लास्की, एडवर्ड जेन्स, बकलैंड या डुगेट? किसने बोला है ये बात? डुगेट ने ये बात बोली है कि जो राइट होता है वो होता है इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, अब बात करते हैं सैविग्नी। सैविग्नी ने बोला है, has observed that custom precedes legislation. Legislation must confirm customary practices. Custom is not important than legislation. Custom is superior to legislation. कौन से वाले आंसर्स करेक्ट है? कौन सा कोड करेक्ट है? बताइए कौन सा कोड करेक्ट होगा इसमें? स्टूडेंट्स, इसमें जो कोड करेक्ट है, कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन, ये बात सही है। दूसरी बात, लेजिस्लेशन मस्ट कन्फर कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये भी सही है। और कस्टम इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन, अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन, की कस्टम लेजिस्लेशन के ऊपर है। और ऑप्शन नंबर 4 भी यही बात बोल रहा है कि कस्टम इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, 1, 2 एंड 4। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केल्सन की थ्योरी ऑफ लॉ कौन सी होती है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, बिकॉज purely discusses jurisprudence only, define law in accordance with morality and purity, separated law from religion, ethics, sociology and history, discussed law purely in terms of justice. कौन सा आंसर इसका सही है स्टूडेंट्स? सेपरेटेड लॉ फ्रॉम रिलीजन, एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। जो केल्सन थे, केल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि लॉ को हम सेपरेट करेंगे किससे? रिलीजन, एथिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ओके, who has made a distinction between law properly so called? किसने डिस्टिंक्शन करा है? law properly so called and law improperly so called। हमने अभी पढ़ा था, जेमी बेंथम ने, G.W. पैटन ने, जॉन ऑस्टिन ने या फिर ओलिवर वेंडल होम्स ने। किसने किया था? याद करिए, हमने ये चीज पढ़ी थी, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। सो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड किसने बोला है? जॉन ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Analytical, historical, ethical jurisprudence are 3 different parts of jurisprudence according to whom? Salmond, Ehring, H.L.A. Hart या फिर इमैनुअल कांट। किसके हिसाब से हमारा एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल jurisprudence 3 डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं jurisprudence के? किसके हिसाब से होते हैं? सैलमंड के हिसाब से होते हैं। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल jurisprudence 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ jurisprudence। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय कार्ल मार्क्स, सैविग्नी, मॉन्टेस्क्यू या फिर केल्सन? किसने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ? सैविग्नी ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ। सैविग्नी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म डज नॉट मीन दैट law are in the nature of commands. Law as it is and as it ought to have to be separated. Certain inherent moral quality is an essential feature of law. Analysis of legal concepts is different from critical evaluation. तो किसने बोला था? Certain inherent moral quality is an essential feature of law.
ये वाला पॉइंट होगा इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको ये देखना है कि ये एक अगेन नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन है, डज नॉट मीन दैट। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का क्या मतलब है, लॉ आर इन नेचर ऑफ कमांड्स, law as it is and as it ought to have to be separated, analysis of legal concepts is different from critical evaluation। तो ये सारे points analytical positivism के हैं, और क्या point नहीं है, C वाला point नहीं है। तो हमारे question का answer क्या होगा, C, because this is a negatively worded question। तो आपको इसमें क्या रखना है, caution रखना है, क्योंकि हम बहुत बार इस question को attempt करते हुए गलत answer mark कर देते हैं। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लेजर एंड पेन, इट हैज बीन सेड बाय बेंथम, ऑस्टिन, पाउंड या फिर होब्स। किसने बोला है कि जो नेचर है वो प्लेजर एंड पेन की थ्योरी किसने दी है, याद करो हमने ये पढ़ा था, प्लेजर एंड पेन की थ्योरी दी है बेंथम साहब ने। ओके तो बेंथम ने बोला है प्लेजर एंड पेन के बारे में। 21 बात करता है, who has written the following words, law grows with the growth of people, strengthens with the strength of people and finally it dies away as the nation loses its nationality। ऑप्शन नंबर है हार्ट, सैविग्नी, बेंथम या फिर स्पेंसर। किसने ये बात बोली है बताइए कि law grows with the growth of people, strengthens with the strength of people and finally it dies away as the nation loses its nationality। ये बोला है सैविग्नी ने, ये सैविग्नी की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। Who defined the law as de-psychologist command? De-psychologist command किसने डिफाइन किया है, केल्सन ने, बेंथम ने, ऑस्टिन ने या फिर सैलमन ने। Kelson is the correct answer. Kelson has defined de-psychologist command. Okay. 23 बात करता है, principal jurist of philosophical school कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मेन, मैक्स वॉबर या फिर हीगल। कौन थे, हीगल थे हमारे philosophical school के principal jurist। Okay. Name the jurist who is called as Darwinian before Darwin and sociologist before sociologist। किसको बोला जाता है, केल्सन को, सैविग्नी को, पाउंड को या फिर ग्रे को। डार्विन बिफोर डार्विन एंड साइकोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है बताइए, सैविग्नी को बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, क्योंकि किसने क्या बात बोली और किसकी कौन सी थ्योरी है, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे दिमाग में सेट नहीं होगी, कितना भी रट्टा मार लो नहीं चलेगा। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके 25 की बात करें तो लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मॉरलिटी हैज बीन प्लीडेड बाय लॉर्ड डेवलिन, हार्ट, लॉन फ्यूलर या फिर डॉकिन। किसने बोला है, लॉर्ड डेवलिन ने बोला है कि लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मॉरलिटी। मिनिमम मॉरलिटी के बारे में लॉ को हमेशा थोड़ी सी मॉरलिटी के बारे में बात करनी चाहिए, थोड़ी सी मॉरलिटी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और ये बात बोली है लॉर्ड डेवलिन ने। ओके Who said that the ownership is a plenary control over an object? ओनरशिप जो भी होती है वो क्या होती है, प्लीनरी कंट्रोल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। हिबर्ट ने बोला, ऑस्टिन ने बोला, हॉलैंड ने बोला या फिर सैलमन ने बोला। ये स्टेटमेंट बोली है हॉलैंड ने बोला है कि ओनरशिप इज द प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वाज एक्सपाउंडेड बाय व्हिच ज्यूरिस्ट, ऑस्टिन, एलिक, पाउंड या फिर हॉलैंड। किन्होंने बात करी थी कि जो लिविंग लॉ होता है वो लॉ का एक कॉन्सेप्ट है। इरलिक ने बात करी थी कि जो लिविंग लॉ होता है वो लॉ का एक कॉन्सेप्ट माना गया है। ओके हु रोट द ओनली राइट विच अ मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। किसने बोला है ये बात, डगेट ने, ग्रे ने, कॉम्ट ने या फिर लंसेन ने। किसने बोला है, द ओनली राइट विच अ मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये बात बोली है कॉम्ट ने। ठीक है ओके ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 4 बार पूछा गया है पीटी में, आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूं मैं। Which one of the following is not a theory of legal personality?
लीगल पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी थ्योरी है जो लीगल पर्सनालिटी की नहीं है? अब दोबारा से क्या देखना है? नॉट, नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन है, तो नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से रखना है। कौन सी थ्योरी है जो लीगल पर्सनालिटी से रिलेट नहीं करती है? फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी या फिर ब्रैकेट थ्योरी? कौन सी नहीं करती है? इंटरेस्ट थ्योरी नहीं करती है लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड। बाकी फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू लीगल पर्सनालिटी। कोई भी फिक्शन का आप कैरेक्टर सोच लो, लीगल पर्सनालिटी सोच रहे हो। ब्रैकेट थ्योरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू लीगल पर्सनालिटी एंड कंसेशन थ्योरी इज ऑल्सो रिलेटेड टू लीगल पर्सनालिटी। ओके, how did Aristotle describe justice in restoring equality when this has been disturbed? अगर कोई भी चीज खराब हो चुकी है, कोई भी चीज डिस्टर्ब हो चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कैसे उसको रिस्टोर किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, करेक्टिव जस्टिस से, यूनिवर्सल जस्टिस से या फिर नेचुरल जस्टिस से? किससे उसको ठीक किया जाएगा? उसको ठीक किया जाएगा करेक्टिव जस्टिस से, जिसमें आप क्या लेते हो? करेक्टिव एक्शन लेते हो। जब कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाती है उसके लिए आप लेते हो करेक्टिव एक्शन, तो वो हो जाती है करेक्टिव जस्टिस। और वो किसने थ्योरी दी थी? एरिस्टोटल ने। ओके, लॉ मीन्स द एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ स्टेट, अ पर्टिकुलर लॉ, रूल्स ऑफ मोरालिटी, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो लॉ क्या मानता है? एंटायर बॉडी ऑफ रूल्स इन अ स्टेट, जो एक स्टेट के अंदर सारी बॉडी हैं जो रूल्स की बात करती हैं उसको हम लॉ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जूरिस्प्रूडेंस बाय कार्ल मार्क्स, सैविग्नी, मॉन्टेस्क्यू या फिर केल्सन? किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? सैविग्नी ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस। तो सैविग्नी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इसका। In the Dark Age, natural law was given a new interpretation by Saint Augustine, Thomas Aquinas, Paul या फिर यूल्पिनियन? किन्होंने दिया था? सेंट ऑगस्टीन ने दिया था डार्क एज में नेचुरल लॉ को एक नया इंटरप्रिटेशन। सो न्यू इंटरप्रिटेशन बाय सेंट ऑगस्टीन। ओके, न्यू इंटरप्रिटेशन इन्होंने दिया था नेचुरल लॉ को। ओके, स्टैमर हैज डिवाइडेड लॉ इनटू टू पार्ट्स। स्टैमर ने कौन से दो पार्ट्स में लॉ को डिवाइड किया? पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, पॉजिटिव लॉ एंड नेगेटिव लॉ, आइडिया ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ। जो स्टैमर साहब थे उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा लॉ होगा हम उसको किस में डिवाइड करेंगे? आइडिया ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में उन्होंने इसको डिवाइड किया था। उन्होंने दो पार्ट्स जो थे जिसमें उनको डिवाइड किया था वो था आइडिया ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ओके, अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव किसने प्रोपाउंड करी थी? थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव स्टोन ने प्रोपाउंड करी, एलन ने करी, ऑस्टिन ने करी या फिर कैंट ने करी? किसने करी? इमैनुअल कांट की बात हो रही है। ओके, हाँ, तो किसने करी थी इसको? इसने ऑस्टिन है रिलेटेड टू कैटेगोरिकल। आपको एक और चीज याद जो रखनी है, CDS होता है कमांड वाला, कमांड सैंक्शन वाला, और आपको सिमिलरली याद रखना है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी ऑस्टिन साहब ने किया था। ओके, concept of Austin's sovereignty is influenced by the ideologies of which of the following person? किसकी आइडियोलॉजी से ये इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पायर हुए थे? होब्स, लॉक, राउजे या फिर मॉन्टेस्क्यू? किसकी ऑस्टिन साहब किससे इंस्पायर हुए थे? ऑस्टिन साहब हुए थे हॉब्स से इंस्पायर। सो ऑस्टिन एंड हॉब्स का रिलेशन है आपस में एक दूसरे से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पीटी में पूछा गया है, आप देख सकते हो कि 2012 में भी पूछा गया था। Who categorized subject of jurisprudence as exposorial and sensorial jurisprudence? किसने डिवाइड किया एक्सपोजरियल और सेंसोरियल jurisprudence में? किसने डिवाइड किया था? बेंथम साहब ने इसको डिवाइड किया था एक्सपोटोरियल और सेंसोरियल jurisprudence में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का जो मेथड है वो किसने मेथड दिया था? किसने दिया था वो मेथड? ऑगस्ट कॉम्टे ने, डुगेट ने, रॉस्को पाउंड ने या फिर ऑस्टिन ने?
साइंटिफिक पॉजिटिविज्म में इन्होंने बात करी थी कि जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पॉजिटिविस्ट थ्योरी की बात करते हैं, उसको इन्होंने साइंस से रिलेट किया था। इन्होंने बोला था कि हमने एक जो पर्टिकुलर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे हमको लॉ को प्रोपाउंड करना होगा। और वो किसने करा था? वो इन्होंने किया था, ऑगस्ट कॉम्टे ने ये चीज मेथड को लेके आए थे। ठीक है। Who is the following author? Who of the following author is said to be the father of English jurisprudence? English jurisprudence के father किसको कहा जाता है? बेंथम को, ऑस्टिन को, सैलमन को या फिर रॉस्को पाउंड को? बताइए किसको कहा जाता है? ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये हमने अभी पढ़ा था, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है। 40th क्वेश्चन कहता है who among the following is considered as the exponent of utilitarianism? किसको कहा गया है यूटिलिटी थ्योरी? यूटिलिटरिज्म को किसने किया है बताइए? ऑस्टिन ने, बेंथम ने, डेविड ह्यूम ने या फिर ग्रोटिस ने? स्टूडेंट्स बेंथम याद रखो, एक हमने क्या किया था? प्लेजर एंड पेन, और दूसरा क्या किया था? यूटिलिटी थ्योरी। तो इन्होंने बात किया था कि ह्यूमन बींग्स को जो भी यूटिलिटी की चीजें हैं उनको वो चाहिए, उनके बेसिस पे लॉ होगा, उसके बेसिस पे डायनामिक इन्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, वैसे वैसे लॉ इवॉल्व होगा। तो प्लेजर एंड पेन की थ्योरी भी इन्होंने दी थी और यूटिलिटी की थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। 41 बात करता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद मोरालिटी, पॉजिटिव लॉ, डिवाइन लॉ या फिर नेचुरल लॉ? किससे कंसेप्ट करता है? पॉजिटिव लॉ। जब हम बात करते हैं पॉजिटिविस्ट थ्योरी की, ऑस्टिन से आपको बात करनी है। ऑस्टिन और पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, ऐसे इसको याद रखिएगा। Who laid down the foundation of positivism in the modern sense of term? किसने फाउंडेशन लेट डाउन करी थी? सी के एलन ने, बेंथम ने, ऑस्टिन ने या फिर सैलमन ने? बताइए। बेंथम ने एक्चुअली में फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविज्म लेट डाउन करी थी इन मॉडर्न सेंस। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंथम। According to Austin, which one of the following is not an essential element of law? Command, ideal, ड्यूटी या सैंक्शन? अगर आपको याद हो सीडीएस मॉडल, तो ये था कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन। तो क्या नहीं है इसमें? आइडल। और दोबारा से क्या देखना है? ये है नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन, तो आपको इसमें ध्यान रखना है और इसका आंसर होगा आइडल। ओके। 44 बात करता है हार्ट्स एनालिसिस ऑफ लॉ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, theory and fact, being obliged and having an obligation, corporeal and incorporeal rights. किसके बारे में बात करता है? being obliged and having an obligation के बारे में बात करता है Hart's analysis of law. Okay. Sovereignty, according to Austin, is the characteristics of being only positive, only negative, internal, positive and negative both. तो अगर हम बात करें तो ऑस्टिन के हिसाब से सॉवरेनिटी मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ओके। 46 की बात करें तो द एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई एनी assumption which conceals or affects to conceal the fact that a rule of law has undergone alteration, its letter being unchanged, its operation being modified, is a legal fiction, it is equity, इट इज कस्टम और इट इज लेजिस्लेशन। क्या होगा इसका आंसर? इट इज लीगल फिक्शन। ये एक लीगल फिक्शन माना जाता है कि जो हमारा लॉ है वो अंडरगो कर रहा है ऑल्ट्रेशन को, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ये एक लीगल फिक्शन माना जाएगा। 47 बात करता है इन लॉ द हार्ट-फुलर कंट्रोवर्सी रिलेट्स टू डेफिनेशन ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ एंड मोरालिटी एंड सैंक्शन। किसके बारे में बात करता है? लॉ एंड मोरालिटी के बारे में बात करता है हार्ट-फुलर कंट्रोवर्सी। आपको अच्छे से पता है ये वाला बात। Who made the distinction between the use of the term jurisprudence in the generic and the specific sense? तो हॉलैंड ने किया, ऑस्टिन ने किया, सैलमन या एलन? Who made the distinction between the use of term jurisprudence in the generic and in the specific sense? तो सैलमन साहब ने इसके बीच में डिस्टिंक्शन की थी कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक सेंस में जूरिस्प्रूडेंस का जो मतलब होगा उसको हम डिफरेंट मान के चलेंगे।
49 बात करता है whose theory is based on the concept that both state and law are evolutionary product of human resource. ह्यूमन रीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्टेट और लॉ होता है, वो दोनों एक एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, वो दोनों एवोल्यूशन हो रहा है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, उनके एटीट्यूड में, उनके मोरालिटीज में, उनकी प्रॉब्लम्स में. तो ये किसने बात बोली थी? हीगल ने, सैविग्नी ने, मेन ने या फिर सैलमन ने? ये बात बोली थी हीगल ने. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का. The original author of the book The Limits of Jurisprudence Defined is Austin, Stuart Mill, David Hume या फिर Jeremy Bentham. कौन है इसका आंसर? Bentham ने लिखी है बुक Limits of Jurisprudence Defined. Okay, so Bentham ने कौन सी बुक लिखी है? Limits of Jurisprudence Defined. और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है. I will write it most important question. Okay, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की. In which of the following the idea of natural law first appeared? French Revolution, American War of Independence, रोमन लॉ या फिर ग्रीक थिंकिंग? कौन से में पहली बार नेचुरल लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था? ग्रीक थिंकिंग में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया था. ओके, 52 बात करता है द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ वाज लेड बाय हैरिस्टल, एरिस्टोटल, ऑस्टिन या फिर होब्स? किसने किया था? हैरिस्टल ने जो बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ है वो ले डाउन किया था. इन्होंने जो फाउंडेशन था उसको ले डाउन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, which one of the following schools gave the birth to the concept of human rights? Historical school, natural law school, realist school या फिर sociological school? किसने दिया था? नेचुरल लॉ स्कूल ने बात करी थी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए. नेचुरली जब वो होते हैं तो उनके कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं और वो सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. और अगर कोई भी उन ह्यूमन राइट्स को प्रोहिबिट करता है, कोई भी उन ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोकता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी है. ये सारी बातें किसने करी थी? नेचुरल लॉ स्कूल में ये बात करी गई थी. Austin is said to be the exponent of which school of the following? Historical school, analytical school, realist school या फिर sociological school? ऑस्टिन साहब कौन से स्कूल के हैं? एनालिटिकल के, क्योंकि ये हर एक चीज को एनालिसिस करते थे. ये एनालिसिस करके इन्होंने सीडीएस थ्योरी भी अपनी दी थी. ओके, सैंक्शन वाली थ्योरी. Which one of the following school supports the view that a custom becomes law when it receives stamp of judicial recognition by courts? तो जब कोई भी कस्टम्स है, जब हमारी कस्टमरी कोई प्रैक्टिस है, जब उसको कोर्ट का ठप्पा लग जाता है, कोर्ट की स्टैंप लग जाती है, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, तो उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है. ये कौन से स्कूल ने बात करी थी? एनालिटिकल स्कूल ने, नेचुरल लॉ स्कूल ने, हिस्टोरिकल स्कूल ने या फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल ने? कौन से स्कूल ने बात करी थी? एनालिटिकल स्कूल ने. क्योंकि क्या होता है जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने ये बात करी थी कि जब कोई भी कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हम बात करते हैं कि लॉ पहले से एग्जिस्टिंग था, हमारे कस्टम्स में, हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस में हमेशा से लॉ का प्रचलन चला आ रहा है, तो इसको जब हमारा कोर्ट रिकॉग्नाइज कर लेता है, कोर्ट वैलिडेट कर देता है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? हम उसको लॉ मानना शुरू कर देते हैं इन द मॉडर्न टाइम्स. ओके, 56 बात करता है मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हियरटो बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सेड बाय, किसने बोली है ये बात? हेनरी मेन ने, हीगल ने, सैविग्नी ने या सिसेरो ने? हेनरी मेन ने ये बात बोली है स्टूडेंट्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट. दोबारा से स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट के टुवर्ड्स मूवमेंट होनी शुरू हो गई है. ओके, 57 बात करता है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर of some societies is that they develop the law through fiction, equity and legislation. ये स्टेटमेंट किसने बोली है? ये स्टेटमेंट कौन सी सोसाइटी से रिलेट करती है? प्रिमिटिव सोसाइटी से, स्टैटिक सोसाइटी से, प्रोग्रेसिव सोसाइटी से या फिर डायनामिक सोसाइटी से? ये स्टेटमेंट रिलेट करती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी से कि जो भी एक सोसाइटी है जो डेवलप कर रही है वो कैसे डेवलप कर रही है? थ्रू फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन. जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है जहाँ पे उनकी अप्रोच है वो प्रोग्रेसिव है, उसमें इक्वालिटी, इक्विटी, लेजिस्लेशन का होना और फिक्शन का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है. 58 बात करता है which of the following are the correct combinations? Bentham and natural law,
ऑस्टिन एंड पॉजिटिविज्म, रॉस्को पाउंड एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, हेनरी मेन एंड फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ठीक है? ऑस्टिन साहब एंड पॉजिटिविज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑस्टिन साहब और पॉजिटिविज्म का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कौन सा ठीक है? रॉस्को पाउंड एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली हमारा 2 एंड 3 ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है? ऑप्शंस को मत देखो, ऑप्शंस को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले अपना आंसर बना लो। 2 एंड 3 ठीक है। अब देखो 2 एंड 3 कहाँ आता है? बी में। बी में आता है तो हाँ जी, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। ओके, द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल वाज हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मेन, मैक्स वेबर या फिर हीगल। कौन थे? हीगल थे इनके प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल। ओके, फिलोसॉफिकल स्कूल के हीगल प्रिंसिपल जूरिस्ट माने जाते थे। 60th बात करता है लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड किसने बनाया था? ये डिस्टिंक्शन किसने बनाया था? ये हम बात कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए किसने किया था ये चीज? जॉन ऑस्टिन ने बात करी थी, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है, लीगल ऑर्डर इज द पिरामिड ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स की बात कौन करता है? बताओ, नॉर्म्स की बात कौन करता है? केल्सन। केल्सन की प्योर थ्योरी नॉर्म्स की बात होती है। तो केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट नॉर्म्स। ओके, who amongst the following is said to be the propounder of the theory of utility, the greatest good of the greatest number? utility theory किसने दी थी? बताओ। बेंथम ने यूटिलिटी थ्योरी दी थी। तो ऑस्टिन, हॉलैंड और हार्ट इज द रॉन्ग आंसर। हमारा आंसर है बेंथम साहब ने हमें यूटिलिटी थ्योरी दी थी। Which one of the following doctrines is not associated with natural law thinking? Doctrine of substituted security, doctrine of due process, doctrine of bias, doctrine of reasonableness. कौन सी थ्योरी नहीं है associated? Doctrine of substituted security is not associated. Again a negatively worded question which needs to be seen. So doctrine of substituted security is not associated with natural law thinking and बाकी ये जो तीन ही हैं ये नेचुरल लॉ थिंकिंग के साथ एसोसिएट करती हैं। ठीक है, तो नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस को बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ, नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस में हमारे से गलती होने का बहुत चांस होता है। 64 की बात करें, ह्यूग हेनलिंग is a well-known jurist of sociological school of jurisprudence. Which one of the following statements may not be attributed to the theory propounded by him? Again, नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन। तो आपको क्या देखना है? कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो उनकी थ्योरी से नहीं मैच खाती है, कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है जो उनकी थ्योरी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशल फैक्ट्स, लॉ डिपेंड्स ऑन सोशल कंपल्शन, देयर इज अ लिविंग लॉ अंडरलाइंग द फॉर्मल रूल ऑफ लॉ लीगल सिस्टम, स्टेट लॉ हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग लॉ। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? स्टेट लॉ हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग लॉ। इनकी थ्योरी से बात नहीं करती है, इनकी थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। बाकी जो तीनों हैं वो इनकी थ्योरी से रिलेट करती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। 65 बात करता है, which one of the following schools of jurisprudence laid emphasis on the question how did law came to be? लॉ कैसे आया, ये किसने बात करी? एनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या फिर फिलोसॉफिकल? कौन से स्कूल ने ये बात करी थी? हिस्टोरिकल। आप लॉजिक की बात सोचो, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चीज कैसे आई, कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे आया, वो कौन बात करता है? हिस्ट्री बात करता है। तो हिस्टोरिकल स्कूल होगा ना इसका सही आंसर। ठीक है, Roscoe Pound propounded the theory of social engineering, which means great happiness to greatest number of people, balancing of competing interests in the society, changes in concepts and functions of the state, that law has its source in the general consciousness. किसने बात करी थी? जो हमारे रॉस्को पाउंड हैं, उन्होंने क्या बात करी थी? क्या मतलब बनता है सोशल इंजीनियरिंग का? जब हम बात करते हैं रॉस्को पाउंड की तो हमने बोला कि इन्होंने लॉयर्स को कंपेयर किया इंजीनियर्स के साथ और यहां से ये ले आए सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी। तो ये बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। जो लोगों के कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, ये बोलते हैं कि उनको बैलेंस बनाना जरूरी है, उनका तालमेल रखना बहुत जरूरी है। 67 बात करता है, which one of the following concepts
does not belong to sociological school of jurisprudence. Public interest, social interest, कमांड या फिर जूरल पोस्टुलेट, कौन सा नहीं डिपेंड करता है? कमांड। कमांड कहाँ पे रिलेट करता है? ऑस्टिन साहब से, पॉजिटिविज्म। ओके 68 को अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन। कस्टमरी लॉ, law made by the ruler and divine inspiration, knowledge of law is in the hands of priest, and उसके बाद codification। ये करेक्ट सीक्वेंस में इनको लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आएगा लॉ मेड बाय द रूलर अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन, फिर आएगा कस्टमरी लॉ, फिर आएगा नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट, और लास्ट में आएगा कोडिफिकेशन। ठीक है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाती है ऑप्शन नंबर बी 2143। 2143 हमारा करेक्ट आंसर है। There is a school of jurisprudence which attempts to identify purpose of law and measures and manners in which they are fulfilled. What is the approach known as? Realistic school, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल या फिर फिलोसॉफिकल स्कूल? कौन सा स्कूल बात करता है? बात क्या कर रहे हैं पहले ये समझते हैं। There is a school of jurisprudence which attempts to identify the purpose of law. क्या पर्पस है, किस तरीके से उनके मैनर्स को ऑब्जर्व करा होगा। तो ये जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्कूल हो गया? फिलोसॉफिकल स्कूल इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements with reference to the philosophical school of jurisprudence. There is interrelationship between law and morality. The main exponents of this school of jurisprudence were Hugo Grotius, Immanuel Kant and Schelling. The law has nothing to do with ethics. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं? पहली है कि लॉ एंड मोरालिटी के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होता है, हाँ जी होता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है मेन एक्सपोनेंट्स कौन है? मेन एक्सपोनेंट्स हैं इसके ह्यूगो हैं, इमैनुअल कांत हैं और स्टीलिंग है। ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। The law has nothing to do with ethics. ऐसा कुछ नहीं बोलती फिलोसॉफिकल स्कूल, तो हमारा करेक्ट आंसर 1 और 2 होना चाहिए। और 1 और 2 कहाँ आता है आप अगर देखें तो आंसर नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ओके 71 बात करता है who among the following divided the sources of law into formal sources and material sources? एलन ने किया, कीटन ने किया, सैलमन ने किया या फिर ग्रे ने किया? बताइए। सैलमन ने डिवाइड किया कि जो लॉ होता है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे? फॉर्मल में और मटेरियल सोर्सेज में हम उनको डिवाइड करेंगे, और ये बात बोली हमारे एल्बर्ट साहब ने। ठीक है, तो 71 का आंसर हो गया आंसर सी। Formal source of law according to Salmon mean ancient sources of law, modern sources of law, those sources of law which do not have binding force, those sources of law from which the law derives its force and validity. तो Salmon साहब के हिसाब से जो source of law है जिनसे derive होती है force and validity उनको कहते हैं formal source। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके In the modern state, the best source of law is convention, custom, legislation या फिर precedents. Precedents होते हैं या legislation, इसके बीच में बहुत हमेशा डाउट रहता है, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेती हूँ। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है legislation is the best source of law, और सेकंड बेस्ट सोर्स क्या होता है? प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जो हमारी जजमेंट्स होती हैं, जज मेड लॉ। ओके 74 बात करता है dealing with the sources of law. Who amongst the following says that the court put life into the dead words of statute? जो dead words of statute होते हैं, जो हमारे स्टैच्यूज कोई भी बातें बोलते हैं, उनके अंदर लाइफ कौन डालता है? कोर्ट्स। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है हॉलैंड ने, ग्रे ने, सैलमन ने या फिर ऑस्टिन ने? ये बात बोली है ग्रे ने। ये ग्रे ने बोला है कि जो भी डेड वर्ड्स ऑफ स्टैच्यू होते हैं उनके अंदर जो जान डालने वाले होते हैं वो होते हैं हमारे कोर्ट्स। 75 बात करता है इंटरप्रिटेशन इज दैट प्रोसेस बाय व्हिच कोर्ट सीक्स टू ascertain the meaning of law through the medium of authoritative forms in which it is expressed. This statement is of Maxwell, Salmon, GP सिंह या फिर क्रेस। किसने ये बात बोली है? ये बात बोली है सैलमन ने कि जो हमारे लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या करते हैं? वो बेसिकली
लॉ की जो बात होती है उसको असर्टन करते हैं, उसको समझाते हैं, और वो किस फॉर्म में करते हैं, वो अथॉरिटी से करते हैं, तो वो एक लीगली बाइंडिंग स्टेटमेंट बन जाती है। ओके, 76 बात करता है ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट इज जनरल सोर्स ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ, लीगल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ, नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जो जूरिस्ट होते हैं उनकी जो भी बात बोली जाती है दैट इज अ हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ। हाउ कैन यू से दैट जूरिस्ट की बात सोर्स ऑफ लॉ नहीं है? आप ये समझिए ना, सोर्स ऑफ लॉ तो ऑब्वियसली है, जूरिस्ट ने तो बात बोली है जिनके बेसिस पे जूरिस्प्रूडेंस आया है, जिनके बेसिस पे हमारा why are we studying law, what is the study of law आया है। okay, the most important instrument of legal reforms is legislation, custom, precedent या फिर writing of legal experts। क्या आंसर होगा? लेजिस्लेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी लीगल रिफॉर्म का, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। ओके, according to Salmon, supreme legislation refers to colonial legislation, executive legislation, जुडिशियल लेजिस्लेशन या फिर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होता है लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि सुप्रीम लेजिस्लेशन किसको माना जाता है? जो भी हमारा पार्लियामेंट लॉ को बनाता है उसको हम सुप्रीम लेजिस्लेशन मान के चलते हैं। रेशियो डेसिडेंडी ऑफ अ केस इज वन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन द केस, द फाइनल डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट, the underlying principle or the legal reasons on which the result of the case depends, the part of the judgment which has a persuasive effect। कौन सा माना जाता है? The underlying principle or the legal reasons। जब हम बात करते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर पास होना चाहिए, तो रेशियो डेसिडेंडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि क्या लीगल रीजनिंग रही है, अगर हमारा केस अलाउ हुआ है या डिसमिस हुआ है, उसके पीछे क्या ऐसी लीगल रीजनिंग रही है, क्या उसका प्रिंसिपल्स रहे हैं, क्या लॉ रहा है जिसके कारण उस केस का जो भी रिजल्ट हुआ है वो हुआ है, जो डिसमिस हुआ है या फिर अलाउ हुआ है। तो रेशियो डेसिडेंडी इज द प्रिंसिपल और द लीगल रीजनिंग गिवन बाय द जजेस। ओके, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाय पब्लिक ओपिनियन, अब्रोगेटेड डिसीजंस, रेस जुडिकाटा या फिर लिस पेंडेंस। किससे होता है? by abrogated decisions the binding force of president is destroyed। okay, या फिर weak हो जाते हैं, जो उनके decisions को हम लोग आगे अपील कर देते हैं और वो decisions abrogate हो जाते हैं। who among the following wrote the celebrated essay determining ratio decidendi of a case? determining ratio decidendi of a case, किसने ये चीज को, ये essay को लिखा था? विनफील्ड, ओपिनियन, गुडहार्ट या फिर जूलिस स्टोन? गुडहार्ट ने ये लिखा था। ओके, which of the following statement is not correct? Judgment of a civil judge is binding on another civil judge of the same court. Law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India. Doctrine of stare decisis means judicial decisions have binding force. House of Lords is not bound by its own decision. कौन सी वाली बात है जो गलत है, which is not correct? बताइए। Judgment of a civil judge is binding on another civil judge of the same court. Following statement is not correct. Okay, which one of the statements is true? Supreme Court is bound by the decision of the Privy Council. Supreme Court is bound by the decision of Federal Court. Supreme Court is bound by the decision of both Privy Council and Federal Court. Supreme Court is not bound by the decision of Privy Council या फिर Federal Court। बताइए इसका क्या आंसर सही होगा? Supreme Court is not bound by the decisions of the Privy Council and Federal Court is the correct answer. This is the true statement. Okay. Assertion है ratio decidendi has a binding force। जी हाँ। obiter dicta has no binding force। both A and R are true but R is the correct explanation of A। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false। A is false but R is true। बताइए स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? रेशियो डेसिडेंसी हैज अ बाइंडिंग फोर्स व्हिच इज ट्रू, ये बात तो सच है। ऑर्बिटर डिक्टा हैज नो बाइंडिंग फोर्स, ये बात भी सच है। तो बोथ A and R आर ट्रू, बट क्या ये इसका रीजन है? नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोथ A and R आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, 85 बात करता है conclusion reached by the judge on the basis of material facts and on the exclusion of the immaterial fact in the previous judgment are obiter dicta, ratio decidendi,
एरनेस्ट डिसीजन या फिर प्रेसिडेंट सब साइलेंटो, क्या होता है ये? दिस इज अ रेशो डेसिडेंडी, जो भी उन्होंने रीजनिंग दी है, कंक्लूजन दिया है, जो भी उनकी लॉजिकल रीजनिंग है, प्रिंसिपल लेट डाउन किया है, इट इज द रेशो डेसिडेंडी। 86 की बात करें, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, ऑर्बिटर डिक्टा हैज बाइंडिंग फोर्स, रेशो डेसिडेंडी हैज बाइंडिंग फोर्स, रेशो डेसिडेंडी एंड, अब आप इसको ऐसे देख के चलो कि ऑर्बिटर डिक्टा हैज बाइंडिंग फोर्स, नहीं, रेशो डेसिडेंडी हैज बाइंडिंग फोर्स, यस, रेशो डेसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा बोथ हैव बाइंडिंग फोर्स, नहीं, नीदर रेशो डेसिडेंडी नॉर ऑर्बिटर डिक्टम हैज बाइंडिंग फोर्स। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हुआ? आंसर नंबर बी। आप ऐसे करेंगे तो आपका पेपर बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले अपने आप से क्वेश्चन करो और पूछना शुरू करो और आंसर मार्क करते चलो। Which one of the following is incorrect meaning of ratio decidendi? Ratio decidendi का reason for the decision, all principles of law laid down in the decision, preferred rule of law by the judge on which decision is based, rule of law which others regard as binding. क्या होगा इसका correct answer? All principles of law laid down in the decision. जिस भी principle के ऊपर जो सारे principles of law है, जिनके basis पे जो जज साहब हैं उन्होंने अपनी जजमेंट दी है, वो सारों को हम रेशो डिसिडेंडी मान के चलेंगे। Which one of the following is regarded as unnecessary for a custom to be valid custom under the Indian legal system? Antiquity, recognition by the courts, reasonableness या फिर continuity, किसको माना जाता है? Recognition by the court is an unnecessary form of custom to be a valid custom. Okay? Importance of custom over the sources of law was stressed by which jurist of which school? Analytical school, historical school, नेचुरल लॉ स्कूल या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा है इसका सही आंसर? हिस्टोरिकल स्कूल जो है उन्होंने बोला था कि कस्टम्स की जो इंपॉर्टेंस होगी वो बाकी सारे सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर होगी, तो हिस्टोरिकल स्कूल विल बी द करेक्ट आंसर। 90 बात करता है डीलिंग विद द सोर्सेज ऑफ लॉ, who amongst the following says that the courts put life into the dead words of a statue? सोशियोलॉजिकल स्कूल बात करता है, हिस्टोरिकल स्कूल बात करता है, एनालिटिकल स्कूल बात करता है या फिर नेचुरल लॉ स्कूल बात करता है? बताइए कौन सा स्कूल बात करता है? हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है कि जो भी जो स्टैचू के डेड वर्ड्स होते हैं उनके अंदर लाइफ कौन पुट करता है? कोर्ट्स पुट करते हैं, जजेस पुट करते हैं, उनकी जजमेंट्स पुट करती हैं लाइफ। लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट recognized by law, protected by law, both A and B are correct answers, none of the above. बताइए इसका क्या correct answer होगा? अब आप ऐसे सोचिए, legal right is an interest, it is recognized by law, yes, it is protected by law, yes, so both A and B are correct answer, तो आपका option हो जाएगा option number C. Which one of the following is a theory of legal right? Concession theory, फिक्शन थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी या फिर ब्रैकेट थ्योरी? कौन सी थ्योरी होती है? इंटरेस्ट थ्योरी जो होती है वो थ्योरी ऑफ लीगल राइट मानी जाती है। Who among the following has stated that rights spring from rights? Rights spring from rights, ये बात किसने बोली है बताइए? ये बात बोली है एलन ने, व्हाइटमैन ने, कोक ने या फिर ब्लैकस्टोन ने? ये बात बोली है कोक ने कि राइट से, एक राइट से दूसरा राइट स्प्रिंग होता है, कोक ने ये बात बोली है। राइट इन रेम इज राइट अगेंस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इट इज अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी, एन इंडिविजुअल, एवरीवन या फिर गवर्नमेंट? बताइए इसका क्या आंसर होगा? राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। राइट इन रेम जो होता है दैट इज राइट अगेंस्ट सोसाइटी, एवरीवन, और राइट इन पर्सोनम होता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो आपके जो पब्लिक लॉ होते हैं वो राइट इन रेम होते हैं, जैसे आईपीसी, और जो आपके प्राइवेट लॉज होते हैं वो आपके राइट इन पर्सोनम होते हैं। ओके, तो इसका क्या सही आंसर होगा? एवरीवन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अ राइट इन रेप्रोप्रिया? बताइए राइट इन रेप्रोप्रिया कौन सा राइट होगा? ईजमेंट राइट, लाइसेंस, लेसीज राइट या फिर ओनरशिप राइट? जो ओनरशिप राइट होता है वो होता है राइट इन रेप्रोप्रिया।
राइट इन रे प्रोप्रिया कौन सा राइट होता है? ओनरशिप राइट। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट मेड द अबव स्टेटमेंट? जो लीगल राइट्स होते हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट किसने बनाई है? ग्रे ने, सैलमन ने, इयरिंग ने या फिर हॉलैंड ने? ये स्टेटमेंट करी है हॉलैंड ने बनाई है ये स्टेटमेंट कि जो लीगल राइट्स होते हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट्स के बारे में होते हैं। ओके, which one of the following statements denote right in rem? Right to receive rent from the tenant of the farm, right to be peaceable enjoyment of the farm, right to recover damages for breach of contract, landlord's right to re-entry। कौन सा वाला राइट होगा जो राइट इन रेम होगा? राइट टू, अब आप ऐसे देखिए, राइट टू रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट, यहाँ पे एक राइट हो रहा है, एक जो हमारा ओनर है उसका जो राइट है वो किसके अगेंस्ट है? टेनेंट के अगेंस्ट। तो ये इंडिविजुअल का राइट है। राइट टू द पीसेबल एंजॉयमेंट ऑफ द फार्म, ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट एवरीवन। ओके ओके, अभी होल्ड पे रहते हैं। राइट टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये किससे है? उस बंदे से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ये भी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। लैंडलॉर्ड्स राइट टू री एंट्री। ओके, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, right to peaceable enjoyment of the farm. Which one of the following is not an element of legal right? The subject, that is the holder of the right, the object of right, the act or forbearance या फिर legal remedy? कौन सा नहीं होता है element of right? Again a negatively worded question और इसका आंसर होगा legal remedy is not an element of right। बाकी सारे ये जो हैं ये elements of right हैं। Who has rejected the concept of a right as immoral and against the interest of the society? Lasky, Edward Jenks, Buckland या फिर डगट? किसने ये बात बोली थी कि जो concept of right as immoral and against the interest of the society? डगट ने ये बात बोली थी कि जो ये वाला concept होता है this is immoral and against the interest of the society. Duty arising out of violation of another duty is called legal duty, relative ड्यूटी, इम्परफेक्ट ड्यूटी या फिर सेकेंडरी ड्यूटी? एक ड्यूटी जो दूसरी ड्यूटी से अराइज करती है वो कौन सी ड्यूटी होती है? सेकेंडरी ड्यूटी। एक से दूसरी ड्यूटी आपकी अराइज कर रही है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हमारा जो एम था वो ये था कि जो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जूरिस्प्रूडेंस में हम आपको वो पढ़ाएं। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है एंड बिकॉज इतने सारे स्कूल्स ऑफ लॉ हैं, इतने सारे जूरिस्ट हैं, इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली हैं, कुछ कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ कुछ थ्योरीज दी हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कुछ कुछ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ things to study. So the correct way to understand and practice is multiple choice questions। आप multiple questions practice करें और जब आप ऐसे questions practice करेंगे तो आपको ये realize होगा कि ये जो पूरा subject है जो आपको boring लगता है वो बहुत ही easily आपके fingertips पे होगा और आप बहुत अच्छे से और बहुत score करके आएंगे इस subject में। So we at Law Wala always aim to provide you with good quality content and we want to wish you all the best for the coming examination and जुड़े रहिए Law Wala के साथ for good quality content. Thank you so much for today's video. I hope it was good for you and it was informative for you.